हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो आज हम लेक्चर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3 का। आज का जो बेसिक टारगेट रहेगा वो रहेगा कि आपका नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, एंड लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या होती है। देखो बेसिकली जो मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि आपने जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब थर्ड या BCNF बेसिकली यहाँ तक आते हैं, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। और आज लॉसलेस डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे। इसके बाद आपका एक लास्ट लेक्चर बचा है जिसमें कि आप पढ़ेंगे फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म और जॉइंट डिपेंडेंसी। आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है इसके सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट आते हैं और थ्योरेटिकल वे में ही पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म किसे कहते हैं? फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एक रिलेशन, यानी कि कोई भी टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में तब होगी जब वो BCNF में तो हो ही और साथ में उसमें कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना हो। अब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती क्या है ये समझते हैं। पहले ये थ्योरी से पहले मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी समझते हैं। अब देखो आपके पास जब आपने फर्स्ट NF बोला था, फर्स्ट NF क्या कहते हैं? मल्टी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, है ना। नो मल्टी वैल्यूड, यानी कि अगर किसी सिचुएशन में आपके पास एस नंबर 1 पे आपकी हॉबीज में अगर सिंगिंग, डांसिंग होती थी, यानी कि कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के डोमेन में मल्टी वैल्यू होती थी तो उसे बोलते थे कि मल्टी वैल्यू है, और ये अलाउ नहीं था। तो आपके पास ऑप्शन थे, आप अलग अलग टेबल में भी बना सकते थे और उसे आप ऐसे भी लिख सकते थे 1 सिंगिंग और 1 डांसिंग। कई आपको 3 ऑप्शन बताए थे। अगर आप इस तरह से डिफरेंशिएट करते हो, देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में डिफरेंशिएट करने के 3 तरीके थे। एक तो आप नल वैल्यू लिख दो, आपको पता था कि डी लोकेशन कितनी हो सकती है। दूसरा तरीका क्या था कि आप अलग टेबल बना दो अगर यहाँ पे एट्रीब्यूट ज्यादा है। और एक क्या करते थे, हम क्या करते थे, स्मिथ को ही देखो, अगर ये देखा जाए तो कैसे लिखा होगा, स्मिथ XY, इसको हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया, है ना। तो यही चीज अगर हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के सेकंड मेथड या किसी और मेथड को करते तो इस तरह से आता है। तो नॉर्मली जो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है। सबसे कई बार क्वेश्चन आता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी किसे कहते हैं। जो ई नेम है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का जो साइन होता है, ये एरो होती है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड है? पी नेम, यानी कि एक स्मिथ की 2 वैल्यू है, एक x है और एक y है, ठीक है। और ई नेम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट है डी नेम पे, क्योंकि ई नेम की 2 वैल्यू है, एक तो जॉन और एक एना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मल्टी वैल्यूड, यानी कि एक पर्टिकुलर कॉलम पे मल्टीपल वैल्यू प्रेजेंट है दूसरे पर्टिकुलर कॉलम की, लेकिन जो पी नेम है और डी नेम है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। एक एम्प्लॉय है जिसका प्रोजेक्ट नंबर X और Y है और उनका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, जॉन और एना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट। अगर ऐसे आती है तो आप क्या करते हैं, आप इसको डिकम्पोज कर देते हैं क्योंकि देखो जो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है वो ये कहती है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी आती है किसी वजह से तो आप क्या करते हैं, जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी यानी कि सिंगल वैल्यू ऑफ ई नेम हैव मल्टीपल वैल्यू इन अदर कॉलम, सिंगल वैल्यू ऑफ स्मिथ हैव मल्टीपल वैल्यू ऑफ जॉन एंड एना, है ना। तो आप क्या करते हैं, इन्हें डिफरेंशिएट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, क्योंकि जो काम अगर आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में दूसरे तरीके से कर रहे थे तो आप डायरेक्टली यहीं आ रहे थे, तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की हमें जरूरत नहीं पड़ रही थी सॉरी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ ही नहीं रही थी। लेकिन आपको जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का अलग अलग तरीके सिखाए थे। एक तरीका यही था कि अगर स्मिथ की मल्टीपल वैल्यू है तो उन्हें अलग अलग लिख दो, तो उस टाइम पे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बन जाती है। तो आप क्या करेंगे, ई नेम और पी नेम को लिख देंगे, स्मिथ की क्या वैल्यू X एंड Y, ई नेम की क्या वैल्यू है, डी नेम जॉन एंड वाई। डिकम्पोजिशन द ई नेम रिलेशन इंटू 4NF, आपने 2 डिवाइड कर दिया, यानी कि एक टेबल को 2 में डिवाइड कर दिया, EMP प्रोजेक्ट और EMP डिपेंडेंट। अब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है? फॉर अ डिपेंडेंसी A डबल एरो B, if for a single value
ऑफ ए मल्टीपल वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट, यानी कि ए की सिंगल वैल्यू के लिए बी की मल्टीपल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह के रिलेशनशिप में जो डिपेंडेंसी होती है उसे हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई एटलीस्ट जो आपके पास टेबल हो उसमें 3 कॉलम होने चाहिए, यानी कि अगर उसमें 2 कॉलम है ए और बी और x की वैल्यू 1 और 2, तो दिस इज नॉट अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी मिनिमम, क्योंकि ये कोई रेलेवेंट नहीं बोल रहा है। ए x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है। प्रॉब्लम कब आती, जब 3 या 3 से ज्यादा कॉलम आते हैं और तब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आती। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी से आने से दिक्कत क्या है, आपकी रिडंडेंसी बढ़ती है। अब रिडंडेंसी कैसे बढ़ती है, देखो जो स्मिथ है उसका पी नेम x है और उसका डी नेम जॉन है। स्मिथ का अगर प्रोजेक्ट नंबर y है तो उसका क्या है एना। अब आप देखो एक तरह से हमने डबल डबल लिखा, स्मिथ का जब प्रोजेक्ट नंबर x और y है तो जॉन और एना डी नेम है, जब स्मिथ का प्रोजेक्ट नंबर y है तो उसका एना और जॉन दोनों है। तो आपको रिपीटिशन में चीजें लिखनी पड़ी, रिडंडेंसी इंक्रीज हुई, इसलिए आप अवॉइड करते हो ये वाली चीज। ठीक है, तो यानी कि 3 कॉलम एटलीस्ट होने चाहिए अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो। फॉर अ टेबल विथ कॉलम, अगर आपके पास एक टेबल है इसमें कॉलम ए टेंड्स टू बी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, उसको हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहेंगे। अगर आप इसे स्मॉल ले लो है ना, तो आप लिखेंगे टेबल ए बी और सी, है ना। और ए जो है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है बी के, कब, जब ए तो डिपेंडेंट है बी पे पर बी और सी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, यानी कि कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। तब अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, यानी कि एटलीस्ट 3 टेबल हो और एक सिंगल वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए की सिंगल वैल्यू के लिए बी की मल्टीपल वैल्यू है, और जो बी और सी यानी कि कोई भी एट्रीब्यूट जो एक्स्ट्रा उसमें प्रेजेंट है उस पर वो डिपेंड नहीं करता, तो हम बोल सकते हैं वी हैव मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ऑन अ पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखो अगला क्या है, ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है। 2 तरह की मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है ना। एक तो होती है ट्राइबल, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल। X has multi-value dependency on Y in R is called trivial multi-value dependency if A Y is a subset of X, यानी कि या तो जो है, अगर मैं बोल रही हूं ए बी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट है ए पे, यानी कि जो y है, यानी कि अगर मैं बोलती हूँ x मल्टी वैल्यू डिपेंड ऑन y, जो y है वो सबसेट हो इसका, या फिर अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूं तो मुझे पूरा रिलेशन मिल जाए। इसका मतलब है उसमें सिर्फ 2 ही टेबल के अंदर एट्रीब्यूट हो, 2 ही टेबल के अंदर क्या हो एट्रीब्यूट, यानी कि ए और बी। और बोला गया है पहले ही कि अगर हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी चाहते हैं तो आपके पास 3 या 3 से ज्यादा कॉलम होने ही चाहिए, 2 कॉलम में बात नहीं चलेगी, क्योंकि इस लाइन का मतलब ही यही है, यूनियन करने का मतलब कि अगर x टेंड्स टू y है और उनका यूनियन करने पे मुझे रिलेशन मिल रहा है कि यानी कि 2 ही एट्रीब्यूट्स हैं, मिनिमम उतने ही एट्रीब्यूट्स हैं, तो तब उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल मल्टीवैल्यू डिपेंडेंसी। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है ई नेम से लेकर पी नेम, अगर मैं ये लिखती हूं ई नेम पी नेम, ऑफ कोर्स एक x की वैल्यू के 2 आउटपुट है, बट मिनिमम 3 कॉलम होने चाहिए, और ये जो कंस्ट्रेंट है ये इररिलेवेंट है क्योंकि रिडंडेंसी नहीं आ रही, बस स्मिथ x और y है। अब जब यहां देखो
स्मिथ की एक्स और वाई पे जॉन और एना ये रिपीटिशन हो रहे थे, क्योंकि देखो आपको पता है स्मिथ का पी नेम एक्स और वाई है और उसका ई नेम जॉन और एना है, तो आपको एक्स पे भी जॉन लिखना पड़ेगा और वाई के कंटेक्स्ट में भी एना लिखना पड़ेगा। एना मतलब दोनों पे एनाजोन दोनों पे आएंगे, तो ऑफकोर्स रिडंडेंसी बढ़ती, लेकिन यहाँ पे रिडंडेंसी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दो ही क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर बात की जाए ई नेम टू डी नेम, स्मिथ आपके हैं, एक सिंगल के लिए दो वैल्यूज हैं, ठीक है, लेकिन ये ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंड, ट्रिवियल मतलब इसका कोई भी नीड नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हो या ना हो इससे हमें कोई फर्क, ट्रिवियल मतलब इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब एक चीज समझो, रिडंडेंसी आई नहीं रही, दो ही कॉलम्स हैं एक टेबल के अंदर, ठीक है, तो ये इफेक्ट नहीं डालता। अब आता है एंड मल्टी वैल्यू दैट सेटिस्फाई नाइदर ए और नॉर बी, जब ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई ना करे उसे हम नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहते हैं, और यही मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी इफेक्ट करती है, यानी कि 3 से ज्यादा कॉलम हो, हाँ इन दोनों को डिवाइड, मतलब जब जो है x टेंड्स टू y है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट, और मैं लिखती हूँ ए बी, यानी कि ए बी मिलके किसको निकाल रहे हैं, सी को, यानी कि ए बी की एक सिंगल वैल्यू के लिए मल्टीपल वैल्यू है सी की, और जो है ये जो है सी ए बी का सबसेट नहीं है, और अगर मैं इन्हें कंबाइन करूं, तो मुझे पूरा रिलेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे रिलेशन के अंदर तो 5 एट्रीब्यूट है, लेकिन यहाँ कितने मिल रहे हैं, 3, तो सेम तो नहीं है, तो इसलिए इसे बोलते हैं नॉन ट्रिवियल। और जब ये नॉन ट्रिवियल होती है ये आपको परेशान करती है, इसको आपको फर्दर डिवाइड करना होता है, लेकिन a trivial multiple hold in any relation R of R is called trivial because ये कोई ऐसा कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई नहीं करता है जो आपको इफेक्ट करे या आपको परेशान करे। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का मतलब है अ सिंगल वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम हैव मल्टीपल वैल्यू इन एनी अदर कॉलम एंड ऑन अ सेम नोड more than three, at least 3 column present in a table, and if there are 3 attribute A, B, C or A is multi-value dependent on B, then B and C are independent of each other, ठीक है। अब अगला आता है लॉसलेस डिकम्पोजिशन या नॉन एडिटिव डिकम्पोजिशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये कह सकते हैं कि इस पे क्वेश्चन आता है, आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा इस पे, मतलब ये इंपॉर्टेंट। तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन होता क्या है ना, लॉसलेस डिकम्पोजिशन का मतलब है मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल को मैंने डिकम्पोज किया चाइल्ड 1 में और चाइल्ड 2 में, और मैं इसे जब कंबाइन करूं तो मुझे उतने ही एट्रीब्यूट मिले जितने थे, उतने ही टपल मिले जितने इसमें प्रेजेंट थे। अगर कोई भी चेंज ना हो टेबल को तोड़ के फिर कंबाइन करने के बाद, तो उसे बोलते हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन या नॉन एडिटिव। लॉसलेस डिकम्पोजिशन का मतलब ये नहीं है कि उतना ही मिले, एक्स्ट्रा भी कुछ ना मिले, जो पहले था वो ही मिले, अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी गारंटी करती है ना तो कोई एक्स्ट्रा टपल ऐड होगा और ना ही कोई डेटा का लॉस होगा आफ्टर द डिकम्पोजिशन, ठीक है, मतलब जो डेटा पहले था वही डेटा बाद में रहेगा इवन आफ्टर डिकम्पोजिशन। ये मैंडेटरी है और ये हमेशा होल्ड करनी चाहिए, यानी कि किसी टेबल को आपके पास 10 लोगों का डेटा था, आपने उन्हें किसी एट्रीब्यूट के बेसिस पे डिवाइड किया और कुछ डेटा लॉस हो जाए या कुछ डेटा एक्स्ट्रा आ जाए, तो ऑथेंटिकेशन जो उसकी इंटीग्रिटी डेटा की वो तो इफेक्ट हो जाएगी और वो नहीं होनी चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसलिए ये कह सकते हैं दिस इज मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट मस्ट बी होल्ड इन एवरी डेटाबेस, ठीक है। अब इफ अ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है
जिसको आपने डिकम्पोज किया है रिलेशन R1 एंड रिलेशन R2 पे, तो ये लॉसलेस रहेगा अगर ये तीन कंडीशन जो लिखी है उसको सेटिस्फाई करेगा। तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सपोज मैंने, अब पहली कंडीशन क्या है, सपोज मेरे पास ये टेबल है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, अगर मैंने इसे ब्रेक करा तो मैंने इस टेबल को डिकम्पोज कर दिया। अब पहली कंडीशन क्या है, जो एट्रीब्यूट है R1 का और एट्रीब्यूट है R2 का, यानी कि मेरे पास ये टेबल थी R, ठीक है, इसको मैंने तोड़ा R1 थोड़ा R2 में। अब इन एट्रीब्यूट का अगर मैं यूनियन करूं, R1 में क्या प्रेजेंट है, कैपिटल A कैपिटल B, इसका मैं यूनियन करूं R2 C के साथ, तो क्या मुझे रिलेशन मिलेगा? इस रिलेशन में कितना डेटा था, A B C D, क्या ये मिलेगा? R1 में A B था, इसमें C था। अब इसका यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, A B C। अगर इसको आप कंबाइन करो तो कितने एट्रीब्यूट मिलेंगे, तीन मिलेंगे, A B C, और इसमें कितने हैं, A B C D। तो ये तो सेम नहीं है, तो यानी कि मैंने अपनी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मैंने तो पहली भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की है ना, यानी कि मैंने गलत किया। तो अब मैं इस तरह से तोड़ती हूं अपने डेटा को कि सपोज अब मैंने टेबल डिवाइड की, पहली क्या है, ए बी, सी डी, क्या है, 1 2 1 2 ए बी, पी क्यू एक्स वाई, ये लिखा आपने। अब इसमें कितने एट्रीब्यूट है, दिस इज R1, दिस इज R2। तो मेरी पहली कंडीशन क्या है, जो एट्रीब्यूट होने चाहिए R1 के, अगर मैं यूनियन करूं एट्रीब्यूट ऑफ R2 के साथ तो मुझे क्या मिलेंगे, एट्रीब्यूट ऑफ R। तो इसमें मेरे कितने हैं, A B C D, इसमें कितने हैं R1 में, A B, यूनियन करूंगी सी डी के साथ, अच्छा कैप्स में लिखते हैं, ए बी यूनियन सी डी, ए बी सी डी, यानी कि इस डिकम्पोजिशन से मेरी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब अच्छा देखो, आपने जॉइन पढ़ा था, अगर कोई कॉमन एट्रीब्यूट होता है तो अच्छी बात है, वरना इनके बीच क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो कैसे होगा, 1 A P X 1 A Q Y 2 B P X 2 B Q Y, है ना। अब एक पॉइंट समझो, आपसे क्या बोला गया है कि जो एट्रीब्यूट ऑफ R1 इंटरसेक्शन एट्रीब्यूट ऑफ R2 नेवर बी इक्वल टू नल। ये कंडीशन क्यों बोली गई है कि अगर आप दोनों, पहली बात तो जब आप दोनों टेबल को डिवाइड करो तो उन दोनों टेबल में, पहली चीज तो ये बोली गई है कि जब आप दोनों टेबल को डिवाइड करोगे तो जो दोनों टेबल हैं उसमें
रिलेशनशिप बनना चाहिए पूरा, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज क्या बोली कि इन दोनों में कोई ना कोई चीज कॉमन होनी चाहिए। अब क्यों बोली, देखो ये दोनों एट्रीब्यूट्स में कुछ भी कॉमन नहीं था तो नेचुरल जॉइन तो नहीं लग सकता। नेचुरल जॉइन क्या होता है, कॉमन टेबल के कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पे लगता है। अब जब कुछ कॉमन नहीं था तो अब क्या हुआ, अब आपकी 1a pq 1a q, अब देखो इसमें कौन कौन से एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, 1a px 1a px अवेलेबल था, 2b qy 2b 2b qy, यानी कि ये दोनों, ये वाला और ये वाला तो एक्चुअल टेबल में था, लेकिन ये क्या है, एक्स्ट्रा टपल जनरेट हो गए। तो एक्स्ट्रा टपल जनरेट होने का मतलब है डेटा लॉस हो रहा है। डेटा लॉस इन सेंस एक्स्ट्रा टपल जितनी नीडेड नहीं थी, जो एक्चुअल ऑथेंटिकेशन थी, जो एक्चुअल नीडेड था वो नहीं मिल रहा है। तो यानी कि ये जो है आपको बताता है कि जब आप जो है जब तोड़े अपनी टेबल को, दो टेबल में तो कोई ना कोई एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए। जैसे कि पहली कंडीशन क्या थी, आपने जब दोनों एट्रीब्यूट को तोड़ा तो आपने इस दोनों एक टेबल को दो टेबल में तोड़ा तो वो पुरानी टेबल नहीं बन पा रही क्योंकि आपने तोड़ा ए बी सी डी। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप अपनी टेबल को तोड़े तो वो जो है ज्वाइन करने पे वो ही टेबल बन जाए, यानी कि एट्रीब्यूट्स उतने ही आ जाए। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि दोनों जब टेबल तोड़े तो उनमें कोई ना कोई एट्रीब्यूट जो है कॉमन होना चाहिए, नॉट इक्वल टू नल होना नहीं चाहिए। अब अगर इन दोनों के बीच देखा जाए तो ए बी है ना, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन करूं सी डी से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, नल है ना, फाई है। पर अगर मैं ऐसे टेबल को डिकम्पोज करती हूं तो मेरे एक्स्ट्रा टपल जनरेट हो जाएंगे और इट इज नॉट अ गुड साइन कि आपकी एक्स्ट्रा टपल जनरेट हो, ठीक है। तो हम अपनी दोनों चीज याद रखेंगे कि हमें इस तरह से तोड़ना है कि जितने एट्रीब्यूट्स थे उतने ही एट्रीब्यूट्स मिल जाए एंड ऑन अ सेम नोट कि कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए। अब हमने यानी कि अब हमने पहली दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए टेबल को तोड़ा, यानी कि ए बी। अगर मैं ज्वाइन करूंगी, ये है R1 ये है R2, 1 1 2 3, मैंने एक न्यू टेबल बनाई, ये एक न्यू टेबल है R, ठीक है। और यहाँ क्या है, ए बी सी, ए बी ए पी क्यू आर, यानी कि पहली कंडीशन की अगर मैं यूनियन करूं, यानी कि देखो R1 यूनियन R2, ए बी यूनियन बी सी, तो मुझे मेरी टेबल मिल जाएगी, वही वही उतने ही एट्रीब्यूट मिलेंगे। दूसरा, अब इनके बीच में कॉमन एट्रीब्यूट है बी, तो अब हम बनाएंगे नेचुरल जॉइन, यानी कि अगर मैं इसको फिर से क्या करूं, ज्वाइन करूं। अच्छा पहली बात तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करती हूँ तो एक कॉमन एट्रीब्यूट है बी। अगर मैं नेचुरल जॉइन लगाती हूं यानी कि R1 नेचुरल जॉइन R2, ए बी, अब क्या होगा 1 ए जहां है वहां P आएगा, 2 बी क्यू, फिर है 3, ये क्या है ए, है ना, दिस इज ए 3 ए। अब देखो अब प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे मैं बनाती हूँ, अब एक नई प्रॉब्लम जनरेट होगी, ठीक है। कॉमन एट्रीब्यूट ले लिया, कॉमन एट्रीब्यूट ले लिया, लेकिन अब
1 ए, 1 ए पे कौन है P, 1 ए पे कौन है R, 2 बी पे Q, 3 ए पे कौन है P और 3 ए पे कौन है, ठीक है। देखो अब अगली प्रॉब्लम क्या जनरेट हुई, क्या बोला है, अगर इन दोनों एट्रीब्यूट का इंटरसेक्शन लूं तो वो फंक्शनली डिटरमाइन करे या तो R1 को या R2 को, यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है, अगर मैं इन दोनों के बीच में कॉमन है, कॉमन क्या है बी, बी या तो फंक्शनली डिटरमाइन कर रही हो एट्रीब्यूट ऑफ R1, यानी कि इसका मतलब है बी मेरी प्राइमरी की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बी क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू है। देखो बी क्या है, ए, जिसके बेसिस पे आप डिकम्पोज कर रहे हैं, यानी कि जो दो टेबल को तोड़ रही है, यानी कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो या तो इस टेबल में या इस टेबल में, किसी एक टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे वो फॉरेन की का काम करे, हो सकता है ना करे, पर किसी एक टेबल में, ये क्या मतलब है, जब आप दोनों एट्रीब्यूट का कॉमन लेते हैं तो फंक्शनली डिटरमाइन करे किसी भी टेबल के एट्रीब्यूट को, यानी कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, देखो टेबल में क्या है 1AP, पर ये जो 1AR है और दूसरा क्या है 3AR तो है, पर 3AP ये जो दो एक्स्ट्रा टपल्स आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि B की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी। जब B की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी, यानी कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो एज अ कैंडिडेट की वर्क करेगा तो डुप्लीकेसी नहीं रहेगी, तो आपका जो डिकम्पोजिशन होगा वो लॉसलेस होगा, यानी कि जब आप तोड़ देंगे एक टेबल को मल्टीपल टेबल में और उसे इन फ्यूचर कभी कंबाइन करते हैं तो जितने टपल्स आपके करंट वाले कह सकते हैं टेबल में हैं उतने ही रियल टेबल में होंगे, या ऐसे वाइस वर्सा कहते हैं जो रियल टेबल में है उतने ही करंट है। यानी कि ये तीन कंडीशंस हैं आपके किसी भी डिकम्पोजिशन को लॉसलेस होने के लिए। पहला क्या है, आप जितने भी टेबल्स में, हमने यहाँ पे दो मानी है, आप जितनी भी टेबल्स में उसे तोड़ते हैं करंट वाली यानी कि रियल टेबल को, उसे जब यूनियन करा जाए तो आपको वही करंट या रियल टेबल मिल जाए। दोनों टेबल दो या तीन जितनी भी टेबल्स में आप तोड़ रहे हैं उनका अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं वो इक्वल टू नल नहीं होना चाहिए, यानी कि इक्वल टू 5 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उन दोनों टेबल के बीच कोई ना कोई एट्रीब्यूट होना चाहिए। जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो फंक्शनली डिटरमाइन करे या तो R1 को या R2 को या दोनों को, यानी कि वो कहीं ना कहीं प्राइमरी की होनी चाहिए। इट कांट बी डुप्लीकेट वैल्यू। अब देखो जो आपने क्वेश्चन करे हैं इसी पे ही आपका जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये मैं आपको दो न्यूमेरिकल्स कराऊंगी और ये दोनों न्यूमेरिकल आप मान के चलिए इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन आपका AKTU में आया हुआ है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम जो है एक एक क्वेश्चन को करते हैं। और देखो आपको तो सिर्फ सिंपल लिखना होता है लॉसलेस और लॉसी, बस इतना लिखना है, लेकिन यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। तो आपसे बोला गया है, ये आपको ये टेबल गिवन है जिसमें ABCD कुछ वैल्यूज गिवन है, ठीक है। आपसे बोला गया है क्या ये डिकम्पोजिशन लॉसलेस है या लॉसी है। अब देखो पहले यहाँ कंडीशंस लिख देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली कंडीशन क्या है, अब जैसे हम नॉर्मली दो टेबल्स के लिए सिर्फ एक ही है, तीन टेबल के लिए तो हम दो टेबल के लिए लिख रहे हैं एट्रीब्यूट ऑफ R1 का यूनियन करें अगर एट्रीब्यूट ऑफ R2 तो वो इक्वल आना चाहिए एट्रीब्यूट ऑफ रियल रिलेशन, जो मेन रिलेशन है उसके इक्वल आना चाहिए। अगर
आप दो एट्रीब्यूट्स यानी कि जिन दो टेबल में डिवाइड किया है उन दोनों टेबल का अगर आप क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो वो नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए, यानी कि 5 नहीं होना चाहिए। अगर अगर आप दोनों एट्रीब्यूट यानी कि दोनों टेबल के एट्रीब्यूट का इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो फंक्शनली डिटरमाइन करे, यानी कि वो प्राइमरी की हो, या तो वो एट्रीब्यूट मतलब टेबल 1 की प्राइमरी की यानी कि R1 की हो, या R1 की हो या R2 की हो। ठीक है, तो भाई मैंने इसे दो टेबल में तोड़ा, R1 और R2। अब मैं अगर पहली ही कंडीशन देखूं तो पहली ही कंडीशन जो है डिससेटिस्फाई हो रही है कि भाई अगर मैं इसमें क्या है ए बी, इसमें क्या है सी डी, अगर मैं इनका यूनियन करूंगी ए बी का, अगर आप यूनियन करोगे सी डी से तो क्या मिलेगा ए बी सी डी, लेकिन मेरी टेबल में तो ए बी सी डी ई था, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। इवन आपकी सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो रही है। देखो तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आपकी लॉस सी डिकम्पोजिशन है, लॉसलेस नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी ओनली देन इट इज लॉसी लॉसलेस डिकम्पोजिशन, अदरवाइज लॉसी, यानी कुछ ना कुछ लॉस होगा। पर आपको मैं करके दिखा सेकंड, इनमें अगर आप कॉमन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब ये नल है तो ये क्या है लॉसी डिकम्पोजिशन। भाई अगर इन दोनों का डिफरेंस करो, इंटरसेक्शन निकालो, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले इसमें, मैंने इसको किसमें तोड़ा ए बी सी डी और डी ए। अगर मैं इनका क्या करूं यूनियन, मतलब ए बी सी का, देखो पहला क्या लिखा है मेरे पास, R1 के एट्रीब्यूट कितने हैं ए बी सी, इसका मैं यूनियन करूं डी ई के साथ तो कितना आएगा ए बी सी डी ई, ये आ गया है ना। बल्कि मैं अगर, हाँ ऑफ कोर्स मैं आपसे ये कहूंगी कि इसे ना एक एक क्वेश्चन को ना हम करते हैं क्योंकि आपको एक बार लिखने का तरीका भी समझ आएगा। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट को करते हैं, कैसे लिखना है ए बी। ठीक है, अगर मेरी जो कंडीशन फर्स्ट है वो देखते हैं कि जो एट्रीब्यूट है R1 का, अगर मैं R2 के साथ यूनियन करती हूँ तो क्या मुझे R मिल रहा है। R में इसमें क्या है ए बी, आपने यूनियन करा सी डी के साथ। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल सॉल्व करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए लिखना है। अगर ए बी का यूनियन करा सी डी के साथ और आर में क्या है ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं है, यानी कि कंडीशन 1 फॉल्स हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर आप ए बी इंटरसेक्शन करते हैं सी डी के साथ तो वो नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। अब ये तो 5 है, यानी फिर कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि ये क्या है लॉसी। आपको थर्ड वन वाले देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें एट्रीब्यूट कुछ है ही नहीं, तो नो कैंडिडेट की इज अवेलेबल थर्ड है, कोई कैंडिडेट की अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो मैं हटा देती हूँ, तो याद है आपको। अब सेकंड, सेकंड में क्या है R1 ए बी सी R2 डी ई, है ना।
अब अगर मैं इंटरसेक्शन करती हूँ R1 के एट्रीब्यूट्स, यानी कि R1 के एट्रीब्यूट्स क्या है मेरे, ABC, अगर इसका यूनियन करती हूँ DE के साथ तो क्या मुझे रिलेशन मिल रहा है, हाँ, ABCDE यानी कि कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई है इसमें, है ना, कंडीशन 1 ट्रू है। लेकिन अब कंडीशन 2 क्या, अगर इनका डिफरेंस करूं, डिफरेंस कह रही हूँ, इंटरसेक्शन ABC इंटरसेक्शन DE, यानी कि जो रिलेशन 1 है और रिलेशन 2 के एट्रीब्यूट है, अगर मैं उनका इंटरसेक्शन करूं तो वो नॉट इक्वल टू नल आना चाहिए, बट ये तो नल के इक्वल है, तो यानी कि कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होते ही कंडीशन फॉल्स हो गई। अब कंडीशन के फॉल्स होते ही मतलब ये क्या है, लॉसी डिकम्पोजिशन है। अब अगला क्या है आपका थर्ड, थर्ड में क्या है, R1 ABC R2 CDE, अगर इनके एट्रीब्यूट का यूनियन करोगे, यानी कि कंडीशन 1, अगर ABC का आप यूनियन करोगे CDE के साथ तो क्या मुझे रिलेशन मिलेगा, मिल जाएगा ABCDE ABCDE। सेकेंड, अगर इनका इंटरसेक्शन करते हैं वो नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, हाँ, C कॉमन मिल गया। अब अगला क्या है, जो कॉमन है वो फंक्शनली डिटरमाइन करना चाहिए, तो क्या C एक कैंडिडेट की बन रही है, C में डुप्लीकेट वैल्यू है, तो C इज नॉट कैंडिडेट की एज इट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। तो ये कैसी डिकम्पोजिशन है, लॉसी। ये कैसी डिकम्पोजिशन है, लॉसी। अब अगला फोर्थ, R1 ABCD R2 CDE, है ना, ये है। अब इसमें पहली कंडीशन क्या है आपकी, कि भाई अगर मैं अब मैं डायरेक्ट लिख दूं ABC का यूनियन करती हूँ CDE के साथ तो क्या मुझे रिलेशन मिलेगा, भाई मिल जाएगा ABCDE, मुझे मिल जाएगा ABCDE, यानी कि कंडीशन 1 मेरी ट्रू है। अब सेकंड में क्या है, आपने लिया ABCD इंटरसेक्शन CDE, इसमें कुछ कॉमन है, CD नॉट इक्वल टू 5 है, कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। अब तीसरा क्या है, क्या CD कैंडिडेट की है, क्योंकि आपसे क्या बोला गया, फंक्शनल डिटरमाइन 1P 2Q 1R 3S, हाँ, CD एक कैंडिडेट की है, ठीक है, इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, सो ये कैसी डिकम्पोजिशन है, लॉसलेस, आपकी ये हो गई लॉसलेस डिकम्पोजिशन। अब आपका आता है फिफ्थ, है ना, मतलब ये क्वेश्चन बहुत इजी है और यही क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स में डायरेक्ट आ जाते हैं और आपको आराम से नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। अगला R1
ठीक है, अगर मैं यूनियन करती हूँ ए बी सी डी, यूनियन डी ई, तो मुझे क्या रिलेशन मिल जाएगा, मेरा रिलेशन मिलेगा, क्योंकि ए बी सी डी ई है, इनका यूनियन करेंगे, यूनियन में डुप्लीकेट वाली तो हट जाएगी, ए बी सी डी ई, ये आपका हो गया। अब अगला क्या है, अगला आपका क्या मिलेगा, ये कंडीशन 2 हुई। दूसरी कंडीशन है कि आपका जो आपका क्या होना चाहिए, इसमें कोई कॉमन होना चाहिए, यानी कि ए बी सी डी को अगर करेंगे डी ई के साथ वो नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, यानी कि सेकंड क्या है, दोनों एट्रीब्यूट में कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या है, डी। अब देखना है क्या डी मेरा कैंडिडेट की है, डी में कोई डुप्लीकेसी नहीं है, पी क्यू आर एस है, यानी कि ये आपका कैंडिडेट की तरह वर्क कर रहा है, यानी कि पी डी इज माई उसे क्या बोलते हैं, लॉसलेस, क्या बोलते हैं, लॉसलेस डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब अगला आता है आपका क्वेश्चन 5th वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, इसमें 3 है। ठीक है, 5th करते हैं। तो सबसे पहले देखो 3 टेबल दे रखी हैं, लेकिन आप क्या करोगे, 2-2 करके कंबाइन करोगे, और कंबाइन करके एट द एंड आप क्या करोगे, लास्ट में देखोगे। ठीक है, आप कंबाइन करके लास्ट में देखोगे। तो अब देखो, अगर मैं लिखती हूं R1 ए बी सी, R2 बी सी डी, देखो अगर आप कंबाइन करोगे, अब देखो इसे कैसे कंबाइन करना है, अगर आप समझोगे, आपने क्या करा, पहले R1 R2 को कंबाइन करोगे, तो अब देखो इसमें अगर हम फर्स्ट वाली कंडीशन देखेंगे वो तो पॉसिबल नहीं है, पर इसमें कोई कॉमन एट्रीब्यूट है। ठीक है, आप इसमें फर्स्ट वाली कंडीशन मत देखना कि पूरा रिलेशन मिल रहा है, आप ये देखो क्या कोई कॉमन एट्रीब्यूट है, हाँ, इसमें आप सेकंड कंडीशन देखो, कॉमन एट्रीब्यूट है, हाँ, बीसी कॉमन है, और क्या बीसी जो है 12-1, ये क्या है, कैंडिडेट की, यानी कि लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। क्यों है, क्योंकि अगर आप R1 R2 में फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे कि क्या वो रिलेशन दे रही है, भाई वो रिलेशन नहीं दे सकती, क्योंकि आपने उसे कितने टेबल में तोड़ा है, 3 टेबल में तोड़ा है। देखो आपने उसे कितने टेबल में तोड़ा है, 3 टेबल में तोड़ा है, तो भाई वो पहली वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकती। आप सबसे पहले दूसरी कंडीशन देखोगे, क्या दोनों एट्रीब्यूट के बीच कुछ कॉमन है, हाँ, बीसी इज कॉमन। सबसे पहले देखेंगे कि बीसी क्या है, कॉमन है, इसके बीच R1 R2 के बीच कॉमन है। ठीक है, अब दूसरा आप देखोगे क्या बीसी कैंडिडेट की बन रही है, बीसी इज कैंडिडेट की, क्योंकि 12-1 कहीं और नहीं है, 234-2 कहीं नहीं है, फिर 68-1 कहीं नहीं है, 68-3 कहीं नहीं है, तो यानी कि ये एक तरह से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मैम फर्स्ट कंडीशन क्यों नहीं रही, भाई देखो आपने टेबल को 3 पोर्शन में तोड़ा है, तो ऑफ कोर्स हर एक एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, लेकिन तीनों मिलके क्या रिलेशन को बना रहे हैं, बट आप बाकी दो कंडीशन देखोगे। अब जब मैं इसको कंबाइन करने चलूंगी, यानी कि R1 को मैं कंबाइन करूंगी किसके साथ, R3 को, R12 लिख लो, अगर आप R12 को R3 के साथ कंबाइन करोगी, तब आप देखोगे क्या A B C D का यूनियन कर रही हूं D E के साथ, तो मुझे क्या मिल रहा है, A B C D E, ये सही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला मैं देखूंगी क्या इन दोनों के बीच कुछ कॉमन है, यानी कि A B C D में
अगर इंटरसेक्शन करूं डी ई के साथ तो नॉट 5 होना चाहिए। ऑफ कोर्स डी इज कॉमन, पर डी क्या कैंडिडेट की का काम कर रहा है, पी क्यू आर एस, हाँ डी क्या है, कैंडिडेट की भी है, तो ये क्या है, लॉस लेस डिकम्पोजिशन। लेकिन जो मैं मेन कंसर्न आपको बताना चाह रही थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि भाई देखो आप जब दो टेबल में तोड़ें तब पहली कंडीशन को जरूर देखें, ठीक है, पहली कंडीशन को देखें। भाई आपकी पहली कंडीशन क्या है, माय फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि भाई मेरे दोनों एट्रीब्यूट का यूनियन इसको मिलना चाहिए। जब आप एक टेबल को दो ही, लेकिन आप एक से ज्यादा टेबल में तोड़ रहे हो तो ऑफ कोर्स सारे एट्रीब्यूट दो टेबल में नहीं मिलेंगे। अगर सारे एट्रीब्यूट दो टेबल में मिल रहे हैं तो व्हाट्स द नीड ऑफ यूजिंग अनदर थर्ड टेबल। तो यानी कि जब आप एक दो से ज्यादा टेबल का यूज करें तो ये ना देखें दो टेबल के अंदर, ये देखें दोनों, फाइनल टेबल में आप दोनों देखेंगे। यानी कि जब मैंने इन दोनों को देखा ए बी सी और बी सी डी को, तो ए बी सी सी डी, अब मैं अगर इसे कंबाइन करूं तो ये पूरा रिलेशन नहीं बनाएगा क्योंकि ऑफ कोर्स एक और टेबल है। तो फिलहाल इसको छोड़ के आप ये देखो इसमें कुछ कॉमन है, बीसी कॉमन है क्या, बीसी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है 12 1 24, यानी कि हाँ ये कॉमनली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो ऑफ कोर्स ये फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। अब ये हुआ। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ एक बार। देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेटिंग कैनोनिकल कवर विद सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है जिसमें सेट दे रखे हैं, उसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में करना है, साथ में लॉसलेस डिकम्पोजिशन एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल, ये भी आप कर लेंगे। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है, ये भी आप कर लेंगे। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल हाउ फंक्शनल डिपेंडेंसी कैन बी यूज टू शो द डिकम्पोजिशन आर लॉसलेस। आपको इसमें एक्चुअली समझाना क्या है, एट्रीब्यूट R1 इंटरसेक्शन एट्रीब्यूट R2 जो होता है, या तो एट्रीब्यूट R1 को पूरा फंक्शनल यानी कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो कैंडिडेट की होना चाहिए, यही मतलब है इसका। तो अब आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले इन तीनों को एक्सप्लेन करना है, आपको इन तीनों इसको एक्सप्लेन करना है। मेन ये है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी मदद करती है ये पता करने में कि भाई जो कैंडिडेट की है वो डुप्लीकेट ना हो, है ना। तो थर्ड वाले तीनों को एक्सप्लेन करना, और साथ में एक एग्जाम्पल आप ये वाला देंगे जो मैं कराऊंगी आपको, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसे जरा नहीं है यही ले, आप क्रैम 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 मतलब आप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो वो करने की आपको जरूरत नहीं है कि यही लें, आप बस ये फंक्शनल डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले मुझे पता, देखो ये वाली टेबल में तो मुझे कैंडिडेट की पता लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं वैल्यूज दे रखी थी डुप्लीकेसी के बेसिस पे कर सकती थी, लेकिन अब यहाँ तो मुझे पता लगाना पड़ेगा। तो देखो y z v बाय आपका क्या है v x, है ना, आपका क्या दे रखा है y z v y और x, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है w और x मिल गया, पर जो w है उसे मैं नहीं निकाल सकती, बट क्या खाली w से कुछ निकल सकता है, w कुछ नहीं निकल सकता। तो मेरे पास जो एट्रीब्यूट बचे हुए v x y z, भाई देखो y z y w x, है ना,
W तो इधर है ही नहीं, तो अब इन्हें निकाल के देखते हैं। V W X, V W X, X टेंड्स टू Y V, Y टेंड्स टू Z, ठीक है। X Y V, अब X टेंड्स टू Y V, Y टेंड्स टू Z और V टेंड्स टू आपका, एक सेकेंड, हाँ तो मैं आपको ये करा रही थी। तो हम क्या, देखो एक तरीका तो ये है कि आप जो है कैंडिडेट की निकालो, जैसे कि x से y, y से z, ये नहीं निकल रहा है ना, x से v w, z से y, y से z और v नहीं निकल पाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप सारी कैंडिडेट कीज निकालो, ऐसे ही ये निकाल, बट ये क्या है, ये लॉन्ग मेथड है ना, ये करने का तरीका रॉन्ग है, ठीक है। रॉन्ग इन सेंस ये रॉन्ग नहीं है, बट आप कैंडिडेट की निकालोगे फिर उसमें चेक करोगे तो इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस। बेटर क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, शॉर्ट ट्रिक सीखो। सबसे पहले आप ये देखो VW है ना, अब मैं आपको देखो एक शॉर्ट ट्रिक समझाती हूँ जो आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगी। पहले हम ये देखते हैं VW X Y Z, अगर मैं इसमें बात करूं तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, VW X Y Z मुझे जो है पूरा का पूरा रिलेशनशिप मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में तो सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि देखो VW X Y Z तो मुझे पूरा का पूरा रिलेशन मिल जाएगा, बट इनमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि अगर मैं VW X को कॉमन निकालूं Y Z के साथ तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये इक्वल टू 5 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, लॉसी डिकम्पोजिशन है। अब अगर मैं यहाँ की बात करूं VWYZ है ना, VWYZ अगर मैं इसको चेक करूं तो मैं इसको यूनियन करूं, VW का यूनियन करूंगी YZ से तो मुझे क्या मिलेगा, VWYZ। क्या ये मेरा पूरा टेबल बना पा रही है, नहीं, ये तो पहली ही कंडीशन को फॉल्स कर रही है, इवन कुछ कॉमन भी नहीं है, सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स, तो ये भी क्या है, लॉसी डिकम्पोजिशन है। है ना, ये भी मेरा क्या हो गया, लॉसी डिकम्पोजिशन हो गया। अब अगला आता है ये, अब देखो अगर मैं यूनियन करूं VW X Y Z, इनका यूनियन करूं तो क्या आएगा, VWXYZ आ गया। अगर इन, ये पहली कंडीशन है, अगर इनके बीच में क्या करूं, इंटरसेक्शन करूं VXW VWX इंटरसेक्शन XYZ और कॉमन क्या आएगा, X, यानी कि सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई है। अब जो मेरा कंसर्न है वो ये है, मैं ये चेक करती हूँ क्या मेरा जो X है, यानी कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो कैंडिडेट की है या नहीं, क्या जो मेरा X है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है सबको। भाई X आपका आ गया Y, फिर आ गया V, Y से Z, मतलब ये हो गया, ये हो गया, X से Y, Y से Z, है ना, ये आपका मिल गया। और आपका W मिल पा रहा है,
अब देखो y से x से y से v है ना, और v से z आ गया, इतना समझ आया। अब आपका z से y मिल जाएगा। अब मेरे पास w है ही नहीं, तो क्या मैं पूरा निकाल पा रही हूं? मैं पूरा नहीं निकाल पा रही, तो मेरा जो कॉमन एट्रीब्यूट था वो कैंडिडेट की का वर्क नहीं कर रहा है। एक्चुअली में अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो भाई मेरी कैंडिडेट की क्या है, वी डब्ल्यू हो सकती है। देखो x से मुझे y v मिल जाएगा, y से z मिल जाएगा, z से y मिल जाएगा, बट क्या मुझे सब कुछ मिल पा रहा है? मुझे सब कुछ नहीं मिल पा रहा। तो अब अगर आप यहां से देखें, देखो x से हम v y निकाल सकते हैं। देखो x से v निकाल सकते हैं तो यहाँ पर x आ सकता है, यानी x w को मिलके क्या मिल रहा है, x। ठीक है, अब ये चीज आपको कंफ्यूज करेगी इस टाइम पे, है ना, इस टाइम पे आपको कंफ्यूज करेगी। तो इस टाइम पे हम अभी इस क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी कराऊंगी, बट बीइंग टाइम जैसे आपको ये दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो हमारी एक्स कैंडिडेट की नहीं बन रही। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारी कैंडिडेट की नहीं बन रही, क्योंकि एक्स से आप वाई को निकाल सकते हो और वाई से जेड को निकाल सकते हो, यानी कि एक्स से वाई, वाई से जेड, और आप जो है एक्स से वी को निकाल सकते हो, यानी कि एक्स से आप वाई भी निकाल सकते हो, एक्स से आप वी भी निकाल सकते हो। बट अगर अभी आप जर्नल देखो तो आप इसको नहीं निकाल सकते डब्ल्यू को, और अभी हम इस कंसेप्ट को यही लेके चल रहे हैं कि एक्स हमारी कैंडिडेट की नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को अभी नेक्स्ट लेक्चर में एक छोटा सा कंसेप्ट है वो आपको सिखाना है, अगर मैं अभी सिखाऊंगी तो ये चीज कंफ्यूज करेगी। तो अभी अगर हम देखें तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझाऊंगा। अगर आप बस ऐसे देखें तो x इज नॉट अ कैंडिडेट की, क्योंकि भाई x से y, y से v, v से हम जनरली यही सीखते हैं और यही सही कंसेप्ट है। ठीक है, तो x हमारा कैंडिडेट की नहीं है, और देखा जाए तो कैंडिडेट की नहीं ही होगा, क्योंकि भाई x w, क्योंकि हमारे पास w अवेलेबल नहीं है, और w एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको होना असेंशियल है। देखो आपका ये बिल्कुल कंसेप्ट सही होगा और आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसे हम आगे सीखेंगे। अगर आप बात करें एक्स वाई जेड की तो डब्ल्यू नहीं है, तो वी डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू और जेड डब्ल्यू। अगर मैं इसका निकालूं तो देखो एक्स वाई वी डब्ल्यू जेड सारे एट्रीब्यूट, मतलब अगर डब्ल्यू होता, एक्स डब्ल्यू होता तो ये मेरा क्या बन जाता, कह सकते हैं क्या बन जाता, कैंडिडेट की बन जाती। तो डब्ल्यू होना एसेंशियल है। इसके अकॉर्डिंग अगर इस कंसेप्ट को देखें तो भाई ये मेरे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन को, ये क्या होगी, लॉसी डिकम्पोजिशन। दिस इज माई लॉसी डिकम्पोजिशन। अगर आप इसकी बात करें तो R1 का अगर वी डब्ल्यू यूनियन करेंगे R2 से डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो क्या आएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड रिलेशन बन रहा है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड बन गया। अगर इसमें कॉमन निकालें, यानी कि कॉमन निकालें तो क्या है, डब्ल्यू, यानी कि सेकंड भी हो रहा है सेटिस्फाई, नॉट इक्वल टू 5 नहीं होना चाहिए। पर क्या डब्ल्यू मेरा कैंडिडेट की है? अगर डब्ल्यू कैंडिडेट की है तो मैं इसका डब्ल्यू का क्लोजर निकालती हूँ, डब्ल्यू से तो मैं कुछ पहुंच ही नहीं सकती, तो डब्ल्यू इज नॉट अ कैंडिडेट की, तो ये मेरा क्या है, लॉसी डिकम्पोजिशन। अब ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी, अभी बिल्कुल सही कंसेप्ट, क्योंकि डब्ल्यू अवेलेबल नहीं है, तो ये मेरा क्या है, लॉसी डिकम्पोजिशन। और देखो कई बार आप कहेंगे, जो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी 5th NF के, तो आपको ये लगेगा मैम हो सकता है ये अवेलेबल नहीं है,
तो कोई बात नहीं है, ना होता मतलब हमें हमेशा पता नहीं लगेगा, तो ऑफ कोर्स नहीं पता चलेगा, तो आप इतना ये करके आएंगे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आपका बस 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म और आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी। 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, वो हो जाएंगे। और जैसे नॉर्मलाइजेशन के एडवांटेज क्या होते हैं, या कुछ छोटे मोटे 2-4 क्वेश्चन बचे हैं बस। ठीक है, आपका लास्ट लेक्चर बचेगा, कल हम आपका लास्ट लेक्चर कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।